रोहतक केंद्रीय बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा केंद्र सरकार के आम बजट को बताया किसान गरीब और मजदूर विरोधी बजट। यह आम लोगों को राहत देने वाला बजट नहीं है। इस बजट में किसानों को मिलने वाली सब्सिडी कम की है। किसान सम्मान निधि का बजट भी कम किया गया है। किसानों की एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं, जबकि किसान को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। इस बजट से महंगाई और बेरोजगारी की मार और पड़ने वाली। फर्टिलाइजर, मनरेगा, एफसीआई, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती की है इस बजट से, जिससे आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दामों को कम करने की कोई चर्चा नहीं। इनकम टैक्स के बढ़ाए गए स्लैब का आम आदमी को कोई लाभ नहीं होगा। जब महंगाई बढ़ेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे महंगाई बढ़ेगी, खाद के भाव बढ़ेंगे और बजट से बढ़ेगी बेरोजगारी। मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। 50 लाख करोड़ के बजट के आंकड़े बताते हैं कि कर्जा भी बढ़कर 10 से 11 लाख करोड़ कर्ज देने में चला जाएगा। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा और बजट कम किया है। स्वास्थ्य पीआर कुल बजट का कम से कम 3% और शिक्षा पर 6% होना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बजट से हरियाणा को क्या मिला। हरियाणा को इस बजट में कुछ नहीं मिला, जबकि प्रदेश सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। रोहतक से विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। का आज बजट आया है, उस बजट को किस लिहाज से आप देखते हैं? क्योंकि बीजेपी वाले लोग ये कह रहे हैं कि आम जनता के हक का बजट है, टैक्स में रिबेट। ऐसा है, टैक्स में रिबेट दिए इन्होंने 5 से 7 लाख रुपए किया है, लेकिन ये जो बजट दिया है ये महंगाई को बढ़ाएगा और बेरोजगारी पे रोक करने का कोई कदम नहीं उठा। किसान के लिए और ज्यादा तकलीफ होगी, खाद का भाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को कोई राहत मिलने वाला बजट नहीं है। ये जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया, तो हरियाणा की तो चर्चा नहीं, हरियाणा को तो कोई लाभ ही नहीं हुआ इससे, कोई भी उसमें। अब इन्होंने हर उसमें कटौती की है, चाहे वो खाद की सब्सिडी हो, चाहे मनरेगा हो, जो कि गरीब आदमी किसान से कनेक्टेड है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहीं भी, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, एफसीआई को कटौती की है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए इसमें की है उन्होंने, और कर्जा और बढ़ने का काम किया है, जिनमें कर्जा जो है 10 लाख करोड़ से ज्यादा, तो ये 6 लाख करोड़, जो 6,12,000 करोड़ जो ब्याज और कर्जा देते थे, अब वो बढ़ के 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। तो इस प्रकार से इसमें दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति जो है वो चिंताजनक हो गई है। इस बजट ने साफ जाहिर किया है 50 लाख करोड़ के बजट में कम से कम 11 लाख करोड़ ब्याज और तकरीबन 11 लाख ब्याज और कर्ज में निपटाने में लग जाएगा। तकरीबन 10.4 तकरीबन 11 लाख करोड़ उसमें लगेगा। और जो कोविड की बात थी, कोविड के कारण हुए नुकसान में गरीब आदमी की कोई भरपाई का प्रयास नहीं किया गया। फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, वो 2.25 लाख करोड़ से घटाकर 1.75 कर दी। किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, बल्कि कोई एमएसपी का भी चर्चा नहीं किया। जो हम उम्मीद कर रहे थे भाई एमएसपी डिक्लेयर करेंगे, उसका कोई चर्चा नहीं किया। यूरिया पे जो सब्सिडी थी वो 1,54,000 करोड़ से करके रिवाइज करके 1,31,000 कर दिया करोड़, 1,31,000 कर दिया। इसी प्रकार से 1,54,00,000 जो इस पे यूरिया पे सब्सिडी थी वो घटाकर 1,31,00,000 कर दी। इसी प्रकार से जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है वो भी रिड्यूस कर दी, वो 71,000 करोड़ से घटाकर 44,000 करोड़ कर दी। इसमें 27,000 करोड़ की कमी की। कहीं ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो गरीब आदमी को, गरीब को मिलने वाली खाद्य सुरक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए। फूड सब्सिडी रिड्यूस्ड, उसमें कमी 2.87 लाख करोड़ जो थी, 2,87,00,000 जो थी वो 1,97,00,000 हो गया। इसमें भी आप समझो 1 लाख करोड़ के करीब कम उन्होंने किया है। और फूड सब्सिडी जो एफसीआई को देने की थी 2.14 लाख करोड़,
वो रिवाइज करके 1.37 लाख करोड़ कर दी। लगभग 77,000 करोड़ की कमी की गई है। और फूड सब्सिडी अंडर फूड जो सिक्योरिटी का था वो 72,000 करोड़ से घटाकर रिवाइज एस्टिमेट 59,793 करोड़ कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि ये किन किन क्षेत्रों में कटौती गई है। मनरेगा जो गरीब आदमी को जो रोजगार देने का काम था वो जो 89,000 मतलब 90,000 करोड़ के करीब का था वो रिवाइज एस्टिमेट में 60,000 करोड़ रखा गया। तो 30,000 करोड़ इसमें कमी आई है। इसी वास्ते जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो है वो 68,000 करोड़ की जगह जो 60,000 करोड़ कर दिया गया। पिछले बजट में फसल बीमा योजना के लिए 15,500 करोड़ का 15,500 रुपए का ऐलान किया था। इसे इस बार घटाकर 13,625 करोड़ कर दिया गया। हर जगह मतलब वहाँ के जो किसान के लिए दिक्कत पैदा करने वाली है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, महंगाई के को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया इसमें ताकि महंगाई रुके। क्योंकि रसोई गैस पेट्रोल डीजल के दाम पर इस बजट में क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ये कोई उसमें उनको कम करने का काम नहीं किया गया, उनको जो है राहत देने की बात की। देश के जो लंबे समय से जो किसान या आप बैठे रहे एमएसपी की मांग करते रहे, उसके बाद कभी कोई चर्चा नहीं की। तो मेरा तो सवाल ये है कि हरियाणा को क्या मिला इस बजट में। हरियाणा में कोई इस बजट में कोई हरियाणा को लाभ नहीं है। कोई भी जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करेंगे कि हरियाणा को राहत दें, कोई ऐसी राहत हरियाणा को नहीं। एक सर, जिस तरह से टैक्स का जो स्लैब बनाया गया है उसमें कुछ रिलीफ देने की बात है। वो तो मैं क्या दे शुरू में, तो उसका लाभ किसको होगा? भाई महंगाई बढ़ेगी तो कोई उनको तो कोई लाभ ही नहीं। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उनको क्या लाभ है? वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओवरऑल इस बजट को 10 लाख दिया जिसका कोई लाभ नहीं। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ का प्रावधान करने की बात की। मैं देखा सारा स्टडी नहीं किया बजट में, मैं तो अभी अपने प्रोग्रामों से आ रहा हूँ। अच्छा सर, कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरह से किसी को आम आदमी को, गरीब आदमी को, किसान को कोई राहत नहीं दी गई है। और ये मैं कह सकता हूँ महंगाई और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी और किसान के लिए और ज्यादा। एक सर एजुकेशन को लेकर है कि ये कहा गया है कि 157 जो मेडिकल कॉलेज है उनमें अब नर्सिंग कॉलेज भी उन्हीं के ऐसा है। कुल एजुकेशन पे इसमें जो प्रावधान किया है वो मेरे ख्याल में 1% से भी कम किया है, जबकि उनका ये रिकमेंडेशन है कि 3% होना चाहिए टोटल बजट का। मैं देख लेता हूँ इसमें कितना है एजुकेशन पे किया इन्होंने। जो है ना कुल जो है 0.56% खर्च किया, जबकि 3% जीडीपी का होना चाहिए। इसी तरह जो आप जो बात कर रहे हैं हेल्थ की, एजुकेशन में जो है इन्होंने जो किया है वो कुल जो है 0.7% ऑफ जीडीपी किया है, जबकि इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6% होना चाहिए ऑफ जीडीपी। इन्होंने 1% भी नहीं किया। तो सर ये ओवरऑल केंद्र सरकार का बजट तो आ गया, अब हरियाणा सरकार का भी बजट आना है। और मार पड़ेगी गरीब आदमी पे, किसान। इन्होंने तो 8 साल में जो है जो जीएसटी था पेट्रोल डीजल पे वो डबल कर दिया जो हमारे समय में था। राहत देने के वजह और मतलब ज्यादा किया है। हरियाणा सरकार के बजट से आप क्या डिमांड करते हैं, किस तरीके से होना चाहिए, क्या ऐसी कमियां हैं जो पूरी होनी चाहिए? किसान के, मजदूर के, गरीब आदमी के हित का होना चाहिए। शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, शिक्षक और स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च करना चाहिए। जो हरियाणा के सरपंच हैं ये कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग रेजिम के खिलाफ, जबकि आपने भी इसके उनका सब समर्थन किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये है कि ई टेंडरिंग से थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम के अंदर। ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ये एक बड़े घोटाले में इंतजाम करेगा। कैसे?
कैसे जी? आज पोर्टल है, आपने आपका देना है, आपने कर दिया, ये देना चाहता है उससे कम बंद कर दिया। ऐसे कभी ऐसे होता है ई टेंडरिंग का मतलब जब इलेक्टेड पंचायत है, इलेक्टेड पंचायतें हैं, उनको विश्वास करना चाहिए, लोगों ने चुन के भेजा उनको। और सरपंच ये कह रहे हैं जो राइट टू रिकॉल की बात है वो पहले एमएलए पे और एमपी पे लागू होनी चाहिए। ठीक बात है, सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे। सर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो चुका है और भाजपा का ये कहना है कि कश्मीर के अंदर जब झंडा फहराया गया तो इतना अच्छा माहौल हुआ, उसके लिए भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को। हमने 370 हटा दी और 35A हटा दी, तब वहाँ माहौल अच्छा बन पाया। देखिए, हम धन्यवादी हैं कश्मीर के लोगों का और देश के लोगों को जो इतना जन समर्थन दिया, और वो जो यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल दी। सर, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा चली, अब तो नेता भी हरियाणा में करने लगे। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली है, उस तरह हरियाणा में उसी तरह से और नेताओं ने भी यात्रा शुरू की। इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे बलराज कुंडू भी करे जी, इन लोगों ने भी कहा है। प्रजातंत्र है, सबका अपना अपना अधिकार है, कोई करो।